आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। और ये सभी विभाग एक साथ जुड़ करके मैंने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हर 15 दिन में आप इसकी समीक्षा करेंगे और हर महीने में इसकी समीक्षा करूंगा और फील्ड विजिट करेंगे। परिणाम क्या रहा? जो बीमारी 40 वर्षों में जिसका समाधान नहीं हुआ, 4 वर्ष में हम उस बीमारी में मौत के आंकड़ों को 95% से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त। और मैं आप एसपीजीआई के जितने भी हमारे यहाँ नए बनने वाले चिकित्सक हैं, सबसे यही कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी खामी क्या है? आप में से बहुत सारे लोग आवश्यक नहीं कि आप एसपीजीआई में काम करें या किसी मेडिकल संस्थान में ही जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। होता क्या है, जब हम एक बार बनते हैं तो हम केवल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस तक सीमित रह जाते हैं। हम अपनी किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री को अपने पास संभाल करके नहीं रखते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम स्वयं भी अपने स्टडी पेपर बनाना प्रारंभ करें, रिसर्च पेपर हर एक तय कर लें कि हर एक बीमारी पर एक नया रिसर्च पेपर आपका तैयार हो सकता है, पब्लिकेशंस आपके तैयार हो सकते हैं, अपने आप में एक नई स्टडी होगी लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और वर्तमान के साथ जीने की वो हमें एक नई प्रेरणा दे सकता है। हम लिखना बंद कर देते हैं, जब प्रैक्टिस एक बार शुरू करते हैं तो फिर उसी में इतने मगन हो जाते हैं कि हम आगे उसमें शोध की सभी संभावनाओं को समाप्त करते हैं और ये मानते हैं कि शोध का मतलब ये है कि जिसके लिए सरकार कोई विशिष्ट प्रोजेक्ट उपलब्ध कर रहा है। शोध हुआ नहीं होता है। शोध के लिए हर एक कार्य, आपके पास आने वाला हर एक पेशेंट अपने आप में शोध का एक नया रिसर्च पेपर आपको दे सकता है और रिसर्च पेपर दे सकता है। मैंने देखा जितने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वे प्रतिष्ठित संस्थान उस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और जितने भी इंटरनेशनल मैगजीन हैं उनमें जो भी इस प्रकार के पब्लिकेशंस आते हैं, उन सब पे हम लोग इस बात को देखते हैं कि उन्होंने एक सामान्य सी दिखने वाली बात को व्यवस्थित और साइंटिफिक तरीके से कैसे प्रस्तुत किया, वह लोगों के लिए एक नजीर बनता है। और आप में से हर एक व्यक्ति को अभी से इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान 40 वर्षों तक देश और दुनिया के वैज्ञानिक जिस पर मौन बने रहे, देखते रहे, अलग अलग प्रकार की उन्होंने गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी को और उनके बच्चों को एक गिनी पिग बना करके उसको केवल अपने स्वयं के शोध का एक अड्डा बना दिया था। हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में समस्या का समाधान किया और अंतर विभागीय समन्वय से किया। इसमें हमने किसी वैज्ञानिक को इन्वॉल्व नहीं किया। जो हमारे पास मौजूदा संसाधन था उसी संसाधन को हम लोगों ने लगाया, कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं किया। आज परिणाम है, मैं कह सकता हूं, जब कोई मुझसे पूछता है सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या है, मैं कहता हूं हजारों बच्चे जो पहले इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, उन बच्चों को हमारी सरकार ने नया जीवन दिया है। ये हमारी सरकार के साथ एक उपलब्धि है और उस उपलब्धि के साथ मुझे लगता है कि आप में से हर व्यक्ति अपने जीवन को और भी गौरवान्वित कर सकता है। एसजीपीजीआई की अपनी प्रतिष्ठा है। एसजीपीजीआई ने बहुत अच्छे परिणाम दिए, लेकिन बिना किसी खर्चे के मौजूदा संसाधन से ही हम बेहतरीन परिणाम दे, ये हमारी अतिरिक्त उपलब्धि हो सकती है और उस उपलब्धि के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब यहाँ पर इस नए सेंटर का हम लोकार्पण का कार्य संपन्न किए हैं, इसका लाभ पूरे प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। किडनी रोगी जो परेशान रहते थे, उनको देश और दुनिया के अंदर जगह जगह अपना एक नया ठिकाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, कहीं तो हमें किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जाए, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा थी, सीमित संख्या में कार्य हो पाता था। आज उसका लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन साथ साथ एसजीपीजीआई से बहुत उम्मीदें हैं और उस उम्मीद पर खरा उतरना इस संस्थान से जुड़े प्रत्येक फैकल्टी मेंबर्स की और प्रत्येक स्टूडेंट का दायित्व बनता है, क्योंकि इसकी गरिमा बढ़ेगी, आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। और आज जब यहाँ पे हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो स्वयं पीजीआई के यहाँ के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, यहाँ के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी विभाग के यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर एक नई घोषणा यहाँ के लिए करना चाहता हूँ, वह है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के बारे में। पीजीआई को सरकार एक एडवांस
बायोजेटिक सेंटर भी उपलब्ध कराएगी। लगभग 500 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएंगे और सरकार इस कार्यक्रम को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पीजीआई अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा करके वर्तमान के साथ चलने, वर्तमान का मतलब जो मैंने पहले भी कहा, अतीत की गौरवशाली उपलब्धियों को कम नहीं होने देना, लेकिन अपनी भावी योजनाएं हम नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया के किसी भी अच्छे संस्थान के साथ हम अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यह मुझे लगता है वर्तमान में जीने की कला हम सबको, बहुत सारे लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आपने सुना, हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फंड दिए और लगातार कोरोना काल में जिस तरीके से काम हुआ है उसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने तमाम जानकारी दी। किस तरीके से एसजीपीजीआई ने काम किया है उस काम को भी याद किया गया। साथ ही कोरोना से जो हालात अभी बनते जा रहे हैं उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह रही, एसजीपीजीआई को बड़ी सौगात आज दी गई है। पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही। लगातार जो भाजपा सरकार है वो हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है। पिछली सरकारों में विकास के काम अटके रहते थे, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इस पर भी सरकार का ध्यान है। ये तमाम बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। 601 करोड़ की सौगात एसजीपीजीआई को दी गई है। सीएम योगी ने कई स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण आज किया है। इसके साथ साथ उनका संबोधन भी हुआ जिसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा एसजीपीजीआई हर चुनौती से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और चलिए अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर। देश भर में कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़े हैं। 24 घंटे की बात करें तो 1,41,986 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 40,895 लोग रिकवर हुए हैं। 258 लोगों की जान जा चुकी है। डेली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ रहा है, 9.28% हुआ, जो कि कल तक 7.74% था। देश भर में कुल एक्टिव केसेस की जो संख्या है 4,72,169 है। कुल रिकवरी रेट जो है 3,44,12,740 है। देश भर में जो कुल मौत का आंकड़ा है वो भी लाख में पहुंच चुका है। 4,83,178 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। कल की तुलना में अगर देखें तो 24,886 मरीज बढ़े हैं। कल की तुलना में 23% मरीज बढ़ रहे हैं। देश भर में कुल वैक्सीनेशन जो है 150 करोड़ के आसपास लगाने की कोशिश की गई है। तो कोरोना की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल का जो आंकड़ा था उससे 28,000 ऊपर के करीब मामले सामने आए हैं। अब ये समझिए कि कितनी वृद्धि हर दिन के हिसाब से हो रही है। 4 जनवरी को जहां आंकड़े 37,379 थे, 5 जनवरी को वही आंकड़ा 58,097 पर पहुंच गया। 6 जनवरी को यह आंकड़ा 90,928 हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ 7 जनवरी को 1,17,100 और आज की बात करें तो 1,41,986 मामले सामने आए हैं। 23% की वृद्धि कल से लेकर अब तक कोरोना के मरीजों में हुई है। तो लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से भी कदम उठाया जा रहा है, प्रशासन भी सख्ती कर रहा है। वही खबर कानपुर से, जहां आईआईटी कानपुर संक्रमण केंद्र बना रहा है। शुक्रवार को कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं। आईआईटी में अब तक 59 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए हैं। तो हर एक जगह पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईटी कानपुर केंद्र संक्रमण का केंद्र अब बन चुका है। शुक्रवार को कोरोना के यहां पर 18 नए मामले सामने आए। अभी तक अगर देखें तो 59 संक्रमितों की संख्या यहां से सामने आ चुकी है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में व्यवस्था भी कर दी गई है, लेकिन ये बढ़ता हुआ आंकड़ा चिंता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर, जहां जूता कारोबारियों के यहां पर 4 दिनों तक इनकम टैक्स की रेड चली। छापेमारी में 29 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स को जानकारी अभी तक सामने आई है। आगरा, नोएडा और दिल्ली के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। प्रॉपर्टी में निवेश,
सेल डीड और रेंटल इनकम की जानकारी भी मिली है। 100 से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। 29 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स को जानकारी मिली है जूता कारोबारी के यहां से। 4 दिनों तक इनकम टैक्स ने यहां पर छापेमारी की। आगरा, नोएडा और दिल्ली के करीब 15 ठिकानों पर इसी तरीके से छापेमारी जारी है। प्रॉपर्टी में निवेश, सेल डीड और रेंटल इनकम की जानकारी भी सामने आई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं। 100 से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई को कुल मिलाकर अंजाम दिया है। तो इनकम टैक्स विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा, नोएडा और दिल्ली के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नितिन, अगर देखें तो इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, नोएडा और आगरा की बात करें तो कुल मिलाकर 15 ठिकानों पर कुछ ही दिनों के अंदर कार्रवाई हुई है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जो इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई थी, जो मंगलवार सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई थी, कल शाम को खत्म हो गई, यानी 4 दिन चली है। और ऐसे में फाइनल कुछ जो कहा जाए, क्योंकि हालांकि इनकम टैक्स की तरफ से जो नीलिमा अग्रवाल है, जो अपर निदेशक आयकर इनकम टैक्स जांच है, वो उनका औपचारिक कहा जाए आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन जो हमें इनकम टैक्स के सोर्सेज से पता चला है कि करीब 29 करोड़ की ऐसी संपत्ति है, ऐसा कैश है जिसका रिकॉर्ड चारों जो जूता कारोबारी है वो नहीं दे पाए हैं। इसके साथ ही जो कागजों में कहा जाए जो वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, बड़ा जखीरा अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिया और उसकी अब बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इन कारोबारियों के लिए एक तरह से फांस बनने वाली है, इनके लिए दिक्कत खड़ी होने वाली है। जो लगातार उन्होंने 4 दिनों तक जो इनकम टैक्स की रेट रही, उसमें क्या कुछ अभी तक सामने आया आगरा से, इसकी कोई जानकारी? देखिए, 29 करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मैराथन छापेमारी में सरेंडर कराने में सफल रहा है। इसके साथ ही और भी कई जो प्राइम लोकेशन की जो हॉट प्रॉपर्टी है, वहां जो भारी निवेश किया गया है, उनकी सेल डीड, रेंटल इनकम, ये तमाम चीजें उनके हाथ में लगी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो ऐसे में अब इन चीजों का प्रॉपर्टी में जिस तरह से जो कहा जाए कम कीमत दिखाकर और एक्चुअल कीमत से ज्यादा की जो कहा जाए प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उसमें जिस तरह से कहा जाए रेवेन्यू का लॉस हुआ है, ये कहीं ना कहीं इन कारोबारियों के लिए दिक्कत बनेगी। तो अब ये लगातार चीजें, अब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो रेड की कार्रवाई है वो पूरी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं आगरा से खबर, जहां घर के आगे कूड़ा डालने से रोकने पर पड़ोसियों ने महिला और बच्चों को बुरी तरीके से पीटा। सीसीटीवी में कैद घटना के बाद भी पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। ताजगंज क्षेत्र के रेशम एनक्लेव के रहने वाले ये लोग बताए जा रहे हैं। लेखराज चाहर का यशोदा देवी नाम की महिला से कूड़े को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। प्लानिंग के साथ लेखराज की पत्नी और उसके बच्चों को पड़ोसियों ने जमकर पीटा है और पिटाई का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जब एफआईआर लिखवाने की कोशिश की जाती है तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है, जिसमें कि जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की जा रही है। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। देश में एक ओर तो कोरोना से कोहराम है, तो यूपी और उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक भी देखा जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में देर रात से ही बारिश ने लोगों की टेंशन को दोगुना कर दिया है। अब आप कुछ अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में देर रात से बारिश हो रही है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि बड़कोट में भी मौसम ने करवट बदली है। उधर अमरोहा में तो बारिश से लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा पौड़ी और अल्मोड़ा में बारिश जैसा मौसम है और बर्फबारी के भी आसार हैं। तो मौसम सुहाना है, लेकिन कोरोना का खतरा भी है और मौसम ठंडा होने की वजह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है। लखनऊ, देहरादून, बड़कोट, अल्मोड़ा, पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हैं। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं यूपी के कई जिलों में मौसम की दोहरी मार देखी जा रही है।
एक तो ठंड, ऊपर से देर रात से हो रही बारिश ने ठंड की ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ में भी रात से ही बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है। लोग इस बेमौसम बारिश से परेशान हैं। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने जैसा अनुमान लगाया था, कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देर रात से ही राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो रिमझिम बरसात चालू है। हालांकि इसकी वजह से अगर आप देखें तो जो मौसम है उसका मिजाज भी बदल चुका है। मौसम जो है काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर डाउन हो चुका है बरसात की वजह से। और फिलहाल अगर बात करें मौसम विभाग के आगे के जो अनुमान है उसकी, तो उनका साफ कहना है कि अगले कम से कम 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा प्रदेश के अधिकांश जिलों में। अगर हम देखें तो इस समय आप नज़ारा देख सकते हैं, ये हज़रतगंज इलाका है। यहाँ पर सुबह के वक्त सर्दी में भी मॉर्निंग वॉकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बरसात की वजह से आज यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है इस समय का। लगातार ये बरसात जो है रिमझिम चालू है। इसकी वजह से सड़कें जो है वो पूरी तरह से भीगी हुई हैं। लोग भी अपने घरों से व्यवस्था से निकल रहे हैं, रेनकोट, छाता, इन सब इंतज़ाम के साथ में निकल रहे हैं खुद को बचाने के लिए। और मौसम विभाग जो है उसका ये भी कहना है कि फ़िलहाल अभी बरसात की वजह से जो टेम्परेचर है वो और डाउन हो सकता है। यानी आप अगर अपने घर से निकले तो इस इंतज़ाम के साथ कि सर्दी बढ़ सकती है, अपने आप को सुरक्षित रखने का इंतज़ाम लेकर साथ में चले। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। राजधानी लखनऊ का हाल आपने देखा और अब आपको दिल्ली का भी हाल दिखा देते हैं, जहां देर रात से ही हो रही बारिश के चलते जलभराव देखने को मिल रहा है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। दिल्ली में कल बीते रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त अगर बात करें तो मैं अक्षरधाम के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से सड़क पे जल जमाव है और ट्रैफिक भी काफ़ी स्लो है। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि आज से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो शनिवार का दिन होने की वजह से तमाम सारे कार्यालय बंद रहते हैं। दिल्ली के अंदर शनिवार और रविवार तमाम सारे केंद्रीय कार्यालय, इसके अलावा राज्य सरकार के भी कार्यालय बंद रहते हैं। इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक तो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कल रात से लगातार बारिश हो रही है उसके बाद से तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज किया जा रहा है और कई जगह जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि आज दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी और लोगों को अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तभी वो घर से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही रहें। और दिल्ली सरकार ने भी जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगा रखा है, उसके बाद अगर बात करें तो जो लोग इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं वही केवल अपने घरों से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। अगर आप दिल्ली के अंदर कहीं भी इंटर कर रहे हैं और दिल्ली में कहीं भी चल रहे हैं तो आपको अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लागू है और जो लोग इसेंशियल सर्विस के जुड़े हुए हैं वही केवल आज दिल्ली के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अन्यथा लोगों को घर के अंदर ही रहने का सुझाव दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया है। और जिस तरीके से आज बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने भी कहा है कि जब तक बहुत जरूरी हो तब तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज इस तरीके से दिन भर बारिश होती रहेगी। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है। ठंड के बीच बारिश ने मुसीबतों को बढ़ा दिया है। नोएडा के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित कौशिक ने। नोएडा शहर में पहले से ही शीतलहर और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं बिन मौसम बरसात ने और टेम्परेचर कम कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम इस वक्त नोएडा शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर देर रात से करीब 12 घंटे से लगातार रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जो शहर का तापमान है काफ़ी कम जा चुका है। लगातार नोएडा में बारिश हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि तापमान लगातार कम होता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा।